जी बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। भैया लास्ट सेशन में हमने प्रोबेबिलिटी शुरू करी थी। बेसिक्स से पढ़ते पढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस कर चुके थे। अगर उसमें कोई डाउट है तो लालत है तुम लोगों की जिंदगी पे, क्योंकि उसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए क्वेश्चन नंबर 7 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 से मैंने खुद छुड़वा दिए थे क्योंकि मुझे लगा था कि वहां से डाउट आ सकते हैं। तो आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 थी। 8 भी होमवर्क था, हो गया क्वेश्चन नंबर 8 तक ना, तो ठीक है 8 तक की बात हमारी खत्म करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 9 में आज से हम बात शुरू करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोलो ना, जो मेरे से वो पढ़े हुए हैं 11th, उन्होंने पीएनसी का जो पहला एग्जाम्पल देखा होगा वो यही होगा। मदर फादर सन, यही वाला एग्जाम्पल होगा। अभी बताता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। मदर फादर सन लाइन अप एट अ रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। मतलब आप, आपकी माता, आपके पिता, आप तीनों गए कहीं फोटो खिंचाने। भैया सन को यहाँ वो मत लेना दिल पे कि डॉटर क्यों नहीं लिखा, मैंने नहीं बनाई बुक यहाँ पर। ठीक है, चिल्ड्रन लिखना चाहिए था, बट ठीक है। अब यहाँ पर इन्हें कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। एक बात बताओ, ऊपर जाकर ये देख लो कि क्वेश्चन ने कुछ बताया है आपको क्या निकालना है। तो क्वेश्चन ने आपको बताया है कि क्या निकालना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज गिवन। भैया आप ऐसा एक्सपेंड करके क्यों बोल रहे हो? क्योंकि हो सकता है ना तुम एक दो दिन में भूल गए हो। तो भैया ये जो लिखा रहता है क्या, एक मिनट, क्या लिखा रहता है ये ऐसे ई स्लैश एफ, तो इसका मतलब क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज गिवन। ठीक है, तो ये अपने को निकालना है। चलो देखते हैं इसको कैसे करना है। भैया क्वेश्चन पे आओ जरा, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अच्छा मैं यहीं कर दूंगा इसको। एक बात बताओ, क्या लिखा हुआ है, ई सन ऑन वन एंड और एफ क्या लिखा हुआ है, फादर इन द मिडल। क्या निकालना है मेरे को? फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अगर आप मुझे बताना चाहो तो? ई इंटरसेक्शन एफ पी एफ। भैया जो फेस टू फेस में मैं बता दूं, जो पहली बार देख रहे हैं वो बस इस फॉर्मूले को रट लें आज के लिए। जब उनकी कल बैकअप क्लास होगी तो उनको पता चल जाएगा कि भैया ई स्लैश एफ जैसा कुछ लिखा रहता है, तो ऊपर आपको इंटरसेक्शन लिखना है और नीचे आपको पी एफ लिखना है, बस इतना याद रखना। डन। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ई सन ऑन एंड, तो सन एंड कहाँ कहाँ पर होगा? एक बात बताओ, पहले सैंपल स्पेस बनाओ यार, इसके इसके सैंपल स्पेस बनाओ। बताओगे मुझे कितने तरीके से बैठ सकते हैं? एक बात बताओ, तुम 3 जने मान लो कहीं फोटो खिंचाने गए हो, कितनी तरीके के अलग-अलग फोटो खिंचा सकते हो? अब ये मत, मैं ये नहीं पूछ रहा पोज़ की पाउट बना लेंगे भैया, एक बार आँख आधी आँख बंद कर लेंगे, एक बार आधा मुँह खोल लेंगे, मैं वैसा नहीं पूछ रहा। मैं ये पूछ रहा हूँ जो लाइनिंग होती है, सीरीज़ होती है, वो कैसे-कैसे हो सकती है? तो देखो मैं बता रहा हूँ, मम्मी को हमने सबसे आगे रखा, फिर फादर को रखा, फिर सन को रखा। ये फादर को गुस्से से नहीं बोलना है, ठीक है? बाप है अपना, ओके? और फिर चलो मदर को यहीं रहने देते हैं, सन को इधर और फादर को इधर। भैया ये डरना नहीं, लड़कों डरना मत, फादर थोड़ा इधर आ चुके हैं, ठीक है? चलो सन को इधर लाते हैं, मदर फादर, डन है। फिर ठीक है, सन को इधर ही रहने दो, फादर इधर, मदर इधर, डन है। भैया ये 6 बनाऊंगा मैं, याद रखना। अभी ना मैं बताना नहीं चाहता, वैसे परमुटेशन के हिसाब से 6 मैंने निकाल लिए हैं, बट आप लोग अभी ये नॉर्मल सा दिमाग लगा लेना, क्योंकि आधे बच्चे तो 11th में पढ़ के ही नहीं आए ना पीएनसी होता क्या है। तो इसीलिए मैं अभी नहीं, मैं यहाँ उसका वो नहीं लेना चाहता। अच्छा सन यहाँ पर आ गया भैया, अब मून ले आओ, सॉरी मदर, ओ फादर ले आओ, फादर इधर लाओ, फिर इधर क्या हो जाएगी, सन, फिर मदर, फिर फादर को यहीं रहने दो, मदर बीच में और सन इधर। भैया सबसे लास्ट वाला सबसे सही है, पता है क्यों? आप कभी भी देख लें ना, मदर हम बाप बेटे के बीच में हमेशा फंसी रहती है। ये मैंने अक्सर देखा है, अपने घर में भी देखा है, या आपके बीच में भी होता होगा। ठीक है, तो भैया ऐसे 6 केसेस बनेंगे। भैया इसके अलावा हम कोई 7वां केसेस बना सकते हैं, लगा लो चैलेंज। आप नहीं बना सकते। अगर 3 बंदे फोटो खिंचाने जा रहे हैं, तो मान लो कि मैं इसको एक तरीके से ऐसे बताता हूँ कि 3 सीट है, मान लो 3 चेयर रख दी उसने। अब वो आपके पास चॉइस है ना कि आप कहीं ऐसे बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ या फिर ऐसे बैठ जाओ। आपके पास 6 तरीके हैं कि आप 6 तरीके से बैठ सकते हो। अब एक बात बताओ, पहला आपका ऑप्शन है कि सन ऑन द एंड। एक बात बताओ, सन यहाँ पर एंड किस-किस में उसमें है? कौन बता रहा है मुझे? सन यहाँ पर एंड कहाँ-कहाँ पर है? तो सन एंड में बैठा हुआ है यहाँ पर, तो मैं कहता हूँ ई वाली प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आ रही है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर भी आ रही है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर भी आ रही है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर भी आ रही है। भैया आप बेवकूफ बना रहे हो। मैंने कहा क्यों? देखो, ये देखो सन यहाँ पर भी एंड पे है और यहाँ पर भी एंड पे है। एंड में बैठा हुआ है बिल्कुल बेटा भी, ठीक है? पर मैं ये कहता हूँ ये भी तो एंड ही माना जाएगा ना एक तरीके से। भैया आपको कैसे पता चला कि फोटो इधर से खिंच रही है, इधर से खिंच रही है? तो कहीं से भी बैठे हो एंड 4 तरीके से हो रहा है। तो आपको पता है क्या लिखना चाहिए ई इवेंट के आगे कि क्या-क्या होंगे? एमएफएस, फिर लिखोगे एसएमएफ, फिर लिखोगे एसएफएम, बड़ा गंदा सब्जेक्ट है मेरा। एफएमएस, एसएफएम एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, एफएमएस ये हमने ई लिखा। एफ क्या है बताओ? एफ क्या है मेरा? फादर इन द मिडल। अब बताओ मिडल बिल्कुल फिक्स रहेगा। भैया मिडल तो बीच में ही रहेगा ना, तो फादर कहाँ-कहाँ है मिडल में बताना चाह रहा। तो मेरे को लग रहा है एक तो यहाँ पर और दूसरा मेरे को लग रहा है शायद यहाँ पर, और कहीं पे नहीं है फादर बीच में, ठीक है? ज़रा देखें तो क्या-क्या है? एमएफएस और एसएफएम, डन है। एक बात बताओ, अच्छा ये यहाँ से उतार लेना आप लोग, अब फिर यहाँ से उतारना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मैं कह रहा हूँ 4/6 होगी, प्लीज़। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 4/6 होगी, क्यों? क्योंकि भैया देखो टोटल 6 ऑप्शन है, ई के लिए मेरे को 4 आते हैं। भैया कौन-सा फ़ॉर्मूला लगाया मैंने? बहुत टिपिकल फ़ॉर्मूला लगाया, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल, बस खत्म कहानी।
पीएफ कैसे निकालूंगा बताना जरा मुझे। 2/6 क्योंकि भैया यहाँ पर 2 ही है। अब पर अपने को निकालना क्या है ये तो बताओ पहले। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए ऊपर क्या चाहिए मुझे, इंटरसेक्शन। तो भैया ई इंटरसेक्शन एफ है कहाँ पर, बताओ जरा। ई और एफ में कॉमन क्या क्या है भैया, 1 मिनट में देख लूं जरा भैया, दोनों ही कॉमन है क्या। तो मैं कह दूं कि ई इंटरसेक्शन एफ में 2/6 प्रोबेबिलिटी है, या दोनों ही कॉमन आ गए आपके, ठीक है। तो दोनों कॉमन है तो ठीक है, ऊपर तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ जरा, 2/6। पीएफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आंसर इसका 1 आ रखा है पीछे, जरा चेक करो इसका आंसर प्लीज, जल्दी से चेक करो। क्या इसका आंसर एफ है, 1, सॉरी इसका आंसर मैं कह रहा हूँ एफ है, क्या इसका आंसर 1 है, चेक करो। डन। अगर 1 है तो आगे बढ़ते हैं, वरना तो कोई गलती हुई है ढूंढते हैं। 1 है, चलिए कम ऑन, इसको जल्दी से नोट करके रखें, जिनको समझ नहीं आया वो समझ लेना कि उन्होंने लास्ट क्लास नहीं देखी है, खत्म कहानी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से कॉपी करो ताकि हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। मैं पता है आजकल क्या सोचता हूँ कि ना मैं एक बार आपको ना यहाँ ना करा कर ना सारे क्वेश्चन कराऊं मैं आप लोगों को शीट पे, और बाद में उतरवाऊं आप लोगों को, कैसा विचार है। ये भी सही है ना वैसे, क्योंकि उतारने में बीच में ना मेरा टाइम बड़ा वेस्ट होता है, मैं तुम लोगों की शक्लें देखता रहता हूँ, फिर मुझे गुस्सा आता है, फिर मेरा कंसंट्रेशन टूटता है। क्या कह रहे हो, सेम सेम है या, चलो उतारो इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 हटाते हैं, डन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10, चलो अब इसमें हिंट मिलेगी आप लोगों को, प्लीज तो अच्छे से सुनना इसमें क्या बोल रहा हूँ। अब ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड, रेड डाइस आर रोल्ड, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। गिवन क्या है, ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। अब सुनो भैया एक बात बताओ, एक ई मान लोगे और एक एफ मान लोगे। अब एक बात बोलो, ये ई एफ वाले क्वेश्चन अब यहाँ से खत्म हो गए, अब यहाँ से अपने अलग क्वेश्चन शुरू होंगे, क्योंकि 6 से लेकर 9 तक जो थे वही थे ई बाय एफ निकालने के। अब यहाँ पर आप ई मानो, ए मानो, कुछ भी मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता एग्जामिनर को, ठीक है। अब यहाँ पर सुनना, ई क्या बोल रहा है कि भैया ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9, तो चलो मैं बोलता हूँ ऑब्टेनिंग अ सम, मैं वो रफली कर रहा हूँ, ठीक है, ग्रेटर देन 9। एक बात बताओ, डाई फेंकोगे तो ऐसे कितने चांसेस हैं कि भैया जो सम है वो 9 से बड़ा आएगा, मींस आप समझना। अच्छा, डाई फेंकने पे कितने सर्कमस्टांसेस बन सकते हैं आपके, 36 36 सैंपल स्पेस बनेंगे। ऐसे सैंपल स्पेस बताओ मुझे जिनमें दोनों को ऐड करो तो 9 से ज्यादा है। जैसे कि देखो, 2 पासे लेते हो तुम लोग, लूडो खेलते हो ना आजकल फोन पे, फेंके तुमने, ऐसा कब कब हो सकता है कि 9 से ज्यादा है। तो एक डाई में मैं बोलूं कि 4, चलो अच्छी बात बताओ, 4 तक ऐसा कोई है, 4 तक है ऐसा। देखो सबसे पहले बात देखो, मान लो पहली वाली डाई में 1 आता है, दूसरी वाली डाई में 2 2, चलो आओ, सेटल डाउन। चलो मैं शुरू कर रहा हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ। भैया आपसे क्या कह रहा है कि कंडीशन प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। तो भैया मैं ई इवेंट ऐसा मान रहा हूँ कि जिसमें सम है वो ग्रेटर देन 9 होगा। अब एक बात सोचो, 1 से लेकर मैं शुरू कर रहा हूँ, पहले से शुरू करता हूँ, जैसे मैं कैसे लिखता हूँ, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 1 7 नहीं होता गधो, 1 6 तक होता है। तो एक बात बताओ, 1 6 तक अगर आता है और उन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, 1 और 6 आ गया तो कितनी चालें चलते हो तुम, 7, क्या वो 9 से बड़ा है, नहीं है ना। चलो 2 वाले में देखते हैं, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, कितना आया यहाँ तक, 2 5 तक 7 आ गया, 2 6 कर लेना कितना आएगा, 8। भैया ये भी नहीं हो रहा, चलो 3 वाले में आओ, अब लास्ट में पहुंचो डायरेक्टली, 3 6। क्या 3 6 को मैं लूंगा यहाँ पर, भैया क्योंकि बोल रखा है ग्रेटर देन 9, तो 3 6 नहीं लूंगा। भैया आप ना, मैं एक डाउट बता दो, आप लाइन से क्यों चल रहे हो, लाइन से इसीलिए चल रहा हूँ क्योंकि लास्ट क्लास में जब मैंने तुम्हें डाई सिस्टम बताया तो मैं ऐसे ही लिख रहा था, 1 1 1 2 1 3, तो इसलिए लाइन से चल रहा हूँ। तो 3 वाले में तो कोई नहीं आएगा, 4 वाले में आएगा कोई, हाँ भैया क्या आएगा बताना, 4 6, 4 6 पहले 4 6, ठीक है। अच्छा 5 वाले में क्या आएगा, 5 5, पता है किसी ने मेरे से बोला 5 4 आ सकता है, नहीं आ सकता ना, 5 4 तो 9 हुआ ना। भैया एक डाई में 5 आया और दूसरी डाई में 4 आया, तो 5 और 4 को ऐड करोगे, मेरे को देखो बेटा, मेरे को देखो, 5 और 4 आएगा तो कितना हो गया, 9 हो जाएगा। भैया 9 से बड़ा चाहिए मेरे को यहाँ, तो यहाँ 5 5 हो गया और एक और होएगा, बताओ क्या, 5 6। अच्छा 6 वाले सीरीज में क्या होगा, 6 4 6 6। भैया जिसको यहाँ तक भी समझ नहीं आई ना, वो एक बात याद रखो, यहाँ पर जो टोटल कर रहा हूँ मैं, वो क्या है, पूरा 9 से बड़ा आएगा। आप दोनों को ऐड करके देख लो, दोनों डाई को 9 से बड़ा आ रहा होगा, किसी में 10 आ रहा होगा, किसी में 11 और 12, मैक्सिमम 12 आएगा, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। डन है मेरी बात। चलो ये मेरा ई हो गया। एक बात बताओ, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, मैं बोलूं 6/36। भैया क्योंकि टोटल सैंपल स्पेस 36 होते हैं, 2 डाई में, तो यहाँ 36 हो गए। मेरा एफ क्या होगा बताना जरा, गिवन क्या है, दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5, मतलब ब्लैक डाई में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अब ब्लैक डाई या तो आप फर्स्ट मान लेना या सेकंड वाली मान लेना, कौन कौन सी 2 डाई है एक बात बताना, एक रेड है और एक ब्लैक है, कौन सी वाली मान रहे हो, ब्लैक बताओ, पहली वाली ब्लैक मान रहे हो या दूसरी वाली ब्लैक मान रहे हो, पहली वाली ना, तो चलो मैं कहता हूँ 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 6 5, खत्म कहानी, नहीं गलत हो गया, 5 6। भैया खत्म कहानी, सिर्फ इतना ही रहने वाला है, पूछो क्यों।
भैया अगर आप कह रहे हो कि जो ब्लैक डाई है वो पहली वाली मान रहे हो, अच्छा से एग्जामिनर के लिए लिख भी देना कि ब्लैक डाई फर्स्ट वाली मान रहे हैं, तो भैया 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6 यही मेरा एफ इवेंट होगा। अब मुझसे किसी बच्चे ने बोला कि 1-5 क्यों नहीं हो सकता भैया? क्योंकि 1-5 नहीं होगा ना, क्योंकि 1-5 में तो 1 पता है क्या शो कर रहा है? ब्लैक डाई को, और 5 किसको शो कर रहा है? रेड डाई को, और यहाँ पर जो 5 है वो किसका है? ब्लैक डाई का। तो इसीलिए मेरे को 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 और 5-6 शो करना है। अच्छा इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 6/36। भैया आप जो इन 2 की प्रोबेबिलिटी लिख लेते हो, दोनों की ज़रूरत नहीं होती, आप क्यों लिखते हो? मैं लिखवा देता हूँ बस आपको ऐसे ही, ठीक है? जनरली लिखवाता हूँ। अब एक बात बताओ मुझे जल्दी से, मुझे निकालना क्या है इसमें? E/F या F/E? मुझे ये कौन बता रहा है जल्दी से बताओ। भैया ये कैसा क्वेश्चन है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गधो ये अच्छा क्वेश्चन है। सोचो ये क्या निकालना है आपको? अच्छा गिवन क्या है ये बताना ज़रा मुझे? गिवन दैट ब्लैक डाई इज रिजल्टेड इन मतलब ब्लैक डाई जो 5 शो कर रही है, यानी कि एफ गिवन है, तो एफ को कहां रखना पड़ेगा आपको? नीचे की तरफ। तो आपको ये शो करना है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा? ए इंटरसेक्शन एफ, और यहाँ पर क्या आएगा भैया? पी एफ। पी एफ की प्रोबेबिलिटी तो आप लोगों ने पता कर ली कितनी होती है? 6/36। भैया ए इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, जरा कोई मुझे बता सकता है मेरी मदद के बिना? 2/36। एक बार चेक कर लो कौन कौन सा इंटरसेक्शन कह रहे हो। एक तो भैया ये इंटरसेक्शन हो रहा है मेरे ख्याल से, और दूसरा कौन सा हो रहा है? 5-6। ये 2 इंटरसेक्शन हो रहा है, सही है भैया। 2/36। एक बात बोलूं, 36 से 36 गया, आंसर आना चाहिए 1/3। एक बार चेक कर लेना भैया। इसका जो बी वाला है ना, वो मैं पूरा पूरा होमवर्क छोड़ रहा हूँ आप लोगों पे, और आपको करना है, ठीक है? इसकी हिंट उतारनी है तो कमन जल्दी से उतार के रखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले इसकी हिंट उतारो आप जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 की इसका आंसर एक बार टैली जरूर कर लेना, कोई क्लैरिकल एरर ना हो रखी हो। कमन इसको जल्दी से नोट करो, फिर इसको खत्म करते हैं। तो कुछ नहीं, अभी इसको तो नोट करना है, इसके लिए कोई चॉइस नहीं, इसको तो नोट करना ही। हो गया ये वाला? हाँ जी पक्का? क्या रह रहा है? हो गया भाई साहब? आओ क्वेश्चन नंबर, भैया 10th हो चुका है हमारा। अब थोड़ा-सा टिपिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। बस मतलब एक बार समझ लोगे तो एक बार में हो जाएगा, नहीं समझोगे तो भैया ये आपको लॉन्ग लास्टिंग तड़पाता रहेगा, ठीक है? तो एक ही बार में सोचो कि इसको नॉकआउट करते हैं हम लोग। अ फेयर डाई इज रोल्ड, कंसीडर इवेंट, भैया ई में क्या आ रहा है? 1, 3, 5, एफ में क्या आ रहा है? 2, 3, जी में क्या आ रहा है? 2, 3, 4, 5। भैया खुद कर लेना, खुद कर लेना। तो भैया इसीलिए ये क्या इंपॉर्टेंट था? नहीं, नहीं, ये थर्ड वाला मैं करा रहा हूँ ना, थर्ड वाला देखो। देखो क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड आप खुद करोगे, थर्ड वाला देखो। थर्ड वाले में क्या बोला हुआ है जरा ध्यान से देखोगे, ई यूनियन एफ और उसकी कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको जी के संग। दोबारा से बोल रहा हूँ, ई यूनियन एफ और उसकी कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको जी के संग। भैया आप पहले क्या करना है इसमें, ई यूनियन एफ निकालोगे। ई यूनियन एफ निकालोगे तो भैया क्या आएगा ई यूनियन एफ, जरा बताना मुझे। 1, 2, 3, 5 बिल्कुल सही है शायद ये। अच्छा जी कितना दे रखा है आप ये बताना मुझे जरा इसमें। 4, 5। अगर मैं इसके लिए फॉर्मूला लिखूं, कोई इसके लिए फॉर्मूला लिखूं, तो देखो वो क्या फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला देखना जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ और इसका इंटरसेक्शन जी के संग, वो क्या होगा, और नीचे क्या आएगा आपका भैया? प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। अब एक बात बताओ, जी के लिए आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, जरा मुझे पहले ये बताना। 4/6 मेरे हिसाब से, 4/6 तो नीचे तो आप 4/6 लिखोगे, बट अब एक बात बताओ, इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी इंटरसेक्शन एफ के लिए? ये अच्छा ये इंटरसेक्शन एफ तो निकाला ही नहीं ना अभी आपने, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाला कहाँ है? तो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा क्या? ई यूनियन एफ और जी का इंटरसेक्शन होगा क्या आपका? 2, 3 पक्का? ई यूनियन एफ का इंटरसेक्शन जी के संग हो रहा है 2, 3, 5, ये पी हटा रहा हूं मैं यहाँ से, और भैया ये आपका जो प्रोबेबिलिटी देगा वो क्या देगा भैया? 3/6। भैया डायरेक्टली फॉर्मूला डालूंगा, पुट हो जाएगा। एक काम करते हैं, मुझे लगता है इस वाले क्वेश्चन में आपको क्लैरिटी नहीं है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। ठीक है एक काम करते हैं, आ जाओ। आंसर टू क्वेश्चन नंबर, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं दोनों कराता हूँ। आंसर टू क्वेश्चन नंबर कौन सा है? कौन सा है नालायक को? 11th। जरा मुझे बताना ई क्या है, पहले मुझे ये बता दो प्लीज। 1, 3, 5। अच्छा प्लीज अब यहाँ देख लेना, एफ क्या है भैया आपका? बस। और जी क्या है आपका? 2, 3, 4, 5। अच्छा क्या क्वेश्चन है आपका? ई यूनियन एफ और उसका आपको निकालना है किसके संग? जी के संग। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। भैया अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूं तो फॉर्मूला बनेगा ई यूनियन एफ, इसका इंटरसेक्शन, अच्छा यहाँ मैं इसको ब्रैकेट में डाल देता हूं ताकि अच्छा लगे, इसका इंटरसेक्शन किसके संग? जी के संग, और फिर नीचे क्या आ जाएगा मेरा? जी। ठीक है। अब एक बात बताओ, ई यूनियन एफ कैसे निकालोगे पहले? तो भैया इन दोनों में क्या करोगे, पूरे का पूरा लिख दोगे, बट विदाउट एनी कॉमन डिजिट। भैया कॉमन को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब कॉमन को 2 बार नहीं लिखोगे, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ई यूनियन एफ आपका
1 2 3 5 ठीक है भैया। अच्छा एक बात बताओ, जी क्या है आपका? 2 3 4 5 अच्छा, एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है? इंटरसेक्शन का मतलब तो कॉमन ही हो गया ना, तो ई यूनियन एफ और इसका इंटरसेक्शन जी के संग निकालोगे तो क्या निकल के आ रहा है? 2 3 और 5। अच्छा, अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें तो क्या हो रही है जरा बताना? ई यूनियन एफ और इंटरसेक्शन जी के संग क्या प्रोबेबिलिटी निकल के आ रही है भैया? 3/6। 6 क्यों लिया नीचे मैंने प्लीज? भैया डाई है, नाला कोई डाइस नहीं है, डाइस होता तो 2 होते, डाई है तो भैया 6 ही आउटकम्स हो सकते हैं और यहाँ पर 3 ऑलरेडी हैं और नीचे क्या रखना है मेरे को? प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, तो जी में कितनी डिजिट्स हैं भैया आपकी? 4, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी? 4/6 ठीक है। चलिए अब इसका आंसर यहाँ पुट करोगे तो ये होगा 3/6 और यहाँ पर क्या होगा नीचे? 4/6, तो यहाँ पर क्या होगा? 6 से 6 कैंसल होगा, आंसर कितना आएगा आपका? 3/4। डन है ये मेरी पूरी की पूरी बात। चलो अब एक काम करो, इसका दूसरा वाला भी बता ही दो मुझे जल्दी से। दूसरा वाला शायद है आपका ई इंटरसेक्शन एफ के साथ है और जी, नाले को बताओ, मैं अपने आप लिख रहा हूँ, यही है ना? अब एक बात बताओ, ई इंटरसेक्शन एफ है क्या? ई और एफ में कॉमन क्या-क्या है? देखो, ई इंटरसेक्शन एफ में सिर्फ कॉमन है 3। भैया 3 है सिर्फ, तो चलो एक काम करो 3 लिख लो, ठीक है। अच्छा जी क्या है? जी तो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर 4/6 ठीक है। अब जी आप लिख लोगे, एक बात बताओ, ई इंटरसेक्शन एफ और इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे? फॉर्मूला कैसे लिखोगे? पहले ये बताओ मुझे। ई इंटरसेक्शन एफ और फिर इसको फिर से इंटरसेक्शन में डालोगे किसके संग? जी के संग और फिर यहाँ पर नीचे क्या फॉर्मूला आएगा? जी। चलो अब एक काम करो, ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ और जी के बीच में कॉमन क्या है पहले वो देख लो। भैया क्या है कॉमन? सिर्फ 3 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/6, तो भैया ऊपर रख रहे हो आप 1/6 और जी की प्रोबेबिलिटी कितनी है भैया? 4/6, 6 से 6 कैंसल, आंसर आ गया आपका 1/4। भैया प्लीज़ इस क्वेश्चन में ना मुझे लगता है एक बार आपको घर जाके एक बार दिमाग बैठाना पड़ेगा। मैं ना बस यहाँ पर आप मैं आपको बताता हूँ कि एज़ अ स्टूडेंट मैं कहाँ कन्फ्यूज़ होता। मैं कन्फ्यूज़ होता इन सारे पॉइंट्स में, इन वालों में, कि ये भैया कैसे लिख रहे हैं। तो बस यहाँ पर मैं कुछ नहीं लिख रहा, अगर आपका ई इंटरसेक्शन एफ होता था, तो ऊपर क्या लिखता था मैं? मतलब ई ई और एफ की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी होती थी, तो ऊपर क्या लिखता था मैं? ई और एफ का इंटरसेक्शन और नीचे लिखता था एफ। तो भैया नीचे वाले से तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। बट ये देखो कि यहाँ पर ना एक इवेंट नहीं है, यहाँ पर ये पूरा ई दे रखा है और ये आपके लिए एफ माना जाएगा। तो बस इतना इसमें याद रखना, एक बार करोगे घर जाके तो आई एम डेडली श्योर कि आपको क्लैरिटी इसमें आ जाएगी, ठीक है? आओ, क्वेश्चन नंबर कौन-सा हुआ है अभी हमारा? 11th नहीं, हाँ 11th ही हुआ है ना अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 भैया ये भी एक पता है आपको बोलूँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 आओ जरा, assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl. If a family has two children, what is the conditional probability that the both are girls given that पता नहीं क्या दे रखा है। एक बार क्वेश्चन पढ़ो तो, एक बार क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। चलो अब मेरे संग देखना प्लीज, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं। Assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl। भैया भाई हो क्या रहा था, एक फैमिली में बच्चे पैदा होने वाले थे। अब एक बात बताओ, वहां पर 2 बच्चे पैदा होने वाले थे, कितने? 2 ठीक है। अच्छा दोनों के पैदा होने के लिए उन्होंने बोला कि सेम चांसेस है। भैया ऑब्वियसली एक बात बताओ, अगर हम किसी को देखते हैं कि कोई प्रेग्नेंट है और उसका कोई बेबी होने वाला है, तो आप इसमें ये थोड़ी बोल सकते हो कि 70% चांसेस है कि बच्चा होगा, 30% चांसेस है कि भैया लड़की होगी। वो मतलब मैंने क्या बोला? 70% चांसेस है कि बच्चा होगा, 30% चांसेस है कि लड़की होगी, नहीं। 70% चांसेस है कि लड़का होगा और 30% चांसेस है कि लड़की होगी, जब तक आप टिपिकल एक आंटी नहीं हो तो। भैया टिपिकल आंटियां ही ऐसा करती हैं, तो अपन टिपिकल आंटियों के साथ नहीं जाएंगे, हम क्या सोचेंगे कि भैया दोनों के होने के चांसेस 50-50% है। भैया बच्चों लड़का होने के चांसेस कितने हैं? 50%, लड़की होने के चांसेस क्या है? 50%। ये आपकी ये पूरी पहली लाइन बता रही है कि आपको टिपिकल आंटी नहीं बनना। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स? मतलब ये टिपिकल आंटी की जान ले लेगा, दोनों लड़कियां बताओ, ठीक है। भैया दोनों लड़कियां होंगी, गिवन क्या क्या है वो देख लेंगे अभी। अब एक बात समझो, क्वेश्चन तो यहीं पर खत्म होता है। मैंने यहाँ पर क्या करा, सैंपल स्पेस लिखा कि भैया देखो 4 प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि दोनों लड़कियां हो। देखो हो सकता है दोनों लड़के हैं, तो लड़कों को मैंने बी से शो करा हुआ है। बड़ा बी यानी कि बड़ा लड़का और छोटा बी यानी कि छोटा लड़का, ठीक है। भैया हो सकता है कि बड़ा लड़का हो और छोटी क्या हो, लड़की हो। भैया फिर तीसरा क्या बोला मैंने कि भैया छोट बड़ी क्या हो सकता है, लड़की, दोनों लड़कियां हो, इस वाले केस में दोनों लड़कियां। और इस वाले केस में क्या है, जो बड़ा चाइल्ड है, बड़ा यानी कि एल्डर या यंगर, इंग्लिश मीडियम, एल्डर, ओहो! एल्डर, जो एल्डर क्या है भैया वो आपका क्या है, लड़की है, मतलब बेटी है, और जो छोटा वाला है वो क्या है आपका, लड़का है। तो यही 4 केसेस हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और केस हो सकता है। मतलब अगर किसी फैमिली में 2 बच्चे हैं, मान लो कि आप भाई-बहन हो,
अब आप क्या देखते होगे कि आपके जो कज़न है, हो सकता है वो दोनों बहनें हों या दोनों भाई हों या फिर हो सकता है कि बड़ी बहन हो, छोटा भाई हो या फिर हो सकता है बड़ा भाई हो और छोटी बहन हो, ऐसे ही तो हो सकते हैं केस, इसके अलावा कोई केस नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है कि दोनों क्या हैं? बोथ्स आर गर्ल्स, ये आपको बताना है। गिवन क्या-क्या है आपको बताना, पहले केस में क्या गिवन है? यंगेस्ट ऐसा कुछ बोला हुआ था शायद, यंगेस्ट इज़ अ गर्ल, ठीक है? यंगेस्ट का मतलब छोटी वाली जो है बच्चा है वो क्या है, छोटी वाली जो बच्ची है वो क्या है, लड़की है, ठीक है? अब एक बात बताओ, इस वाले में आप कौन-कौन से किस-किस को एंट्री दोगे? मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है तुम लोग कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो, बी, बी, जी, जी, ठीक है? अच्छा 2 और इसके अलावा कोई और? मेरे ख्याल से इसके अलावा और कोई नहीं आएगा, पक्की बात है? देखो, है क्या? मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, पूरा क्वेश्चन समराइज़ करता हूँ। भैया एक घर में 2 बच्चे थे, आपने ऑब्ज़र्व करा कि ये 4 चांसेस हो सकते हैं कि या तो दोनों भाई हों, या फिर हो सकता है बड़ा भाई हो, छोटी बहन हो, या फिर क्या हो सकता है दोनों लड़कियाँ हों, या फिर हो सकता है जो बड़ी वाली है वो लड़की है और छोटा वाला जो है वो बेबी बॉय है। ऐसे 4 केसेस हो सकते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों की दोनों क्या है, लड़कियाँ पैदा हुई हैं, दोनों की दोनों लड़कियाँ पैदा हुई हैं। जबकि गिवन क्या है भैया कि यंगेस्ट यानी कि जो छोटा वाला बच्चा है, ये तो कन्फर्म है कि वो लड़की है। छोटा वाला बच्चा क्या है, कन्फर्म है। मीन्स क्या हुआ, आप किसी घर में गए, आपने जैसे ही घंटी बजाई तो आपने देख लिया छोटा वाला बच्चा तो क्या क्या है, लड़की है। अब आपको ये बताना है कि इसकी चांसेस बताओ कि बड़ी वाली भी जो मिले, वो क्या मिले आपको? लड़की ही मिले, तभी तो दोनों लड़कियाँ ही होंगी ना इसमें। यही क्वेश्चन है सिंपल। अब यहाँ पर एक बात समझो, इसकी प्रोबेबिलिटी बताना मुझे। अच्छा, लिखना कैसे पड़ेगा यार मुझे ये बताओ? तो भैया मेरे ख्याल से शायद ऐसे ही लिखना पड़ेगा। पक्की बात है? फॉर्मूला क्या लगेगा? ए इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय पी एफ। एक बात बताओ, ई इंटरसेक्शन एफ में क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? ई इंटरसेक्शन एफ में क्या कॉमन है? जी, जी। अच्छा ये गलत लिखने का तरीका हो गया। क्या कॉमन है? सही है? हाँ, जी, जी ही तो कॉमन है, ये नहीं होगा कॉमन क्योंकि बोथ आर गर्ल्स में तो सिर्फ ये लोग हैं ना गधो। बोथ आर गर्ल्स में तो सिर्फ यही केस आएगा। तो भैया इसमें क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी 1/4। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करो तो यहाँ पर क्या डालोगे 1/4 और नीचे कितना आएगा भैया 2/4। नीचे 2/4 ही आएगा ना। ठीक है, आंसर कितना आ गया आपका 1/2। खत्म कहानी। भैया जिसको ये भी समझ नहीं आया वो दूसरा वाला केस देख लो, क्या दे रखा है दूसरे वाले एफ में? एटलीस्ट, रुक जाओ नाला को, मेरे को पढ़ने दो। नो की इंग्लिश ना बेकार होती जा रही है। एटलीस्ट वन इज गर्ल, हो सकता है कि यही लिखा हो, एटलीस्ट वन इज गर्ल। ठीक है। अच्छा मतलब एटलीस्ट एक लड़की होनी चाहिए कम से कम एफ में। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा, मैंने कभी पढ़ाया नहीं पढ़ाया तुम्हें? एटलीस्ट का मतलब कि मतलब एक भी बच्ची नहीं हो चलेगा, है ना, राइट? मतलब एटलीस्ट का मतलब ये है कि एक तो लड़की होनी ही चाहिए भैया। मतलब आप लोगों का शौक है कि कल आप जब माँ-बाप बनो तो एक बेटी तो होनी ही चाहिए। मैक्सिमम कितनी चलेगी तुम लोगों को? भैया 100 भी चलेगी, बट नहीं, इसके इस केस के हिसाब से सिर्फ 2 चलेगी। क्योंकि यहाँ 2 बच्चे हो सकते हैं तो भैया मिनिमम कितनी 1, मैक्सिमम कितने 2। क्योंकि मेरे एटलीस्ट वाला नोट खोल के देख लेना, उसमें हम किस तरफ फॉरवर्ड करते हैं? मोर की तरफ। और मोर कहाँ पर डिपेंड होता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बट अगर यहाँ पर ये एट मोस्ट होता तो क्या करता मैं? 0 वाला केस भी ले लेता। डन है? ठीक है, एटलीस्ट 1 इज गर्ल। तो इसमें बता, एक बात बताओ कौन-कौन सा केस आ जाएगा? तो मेरे हिसाब से बीजी वाला केस भी आ जाएगा, जीबी वाला भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। सही है ना? पक्की बात है? ये सही है? भैया क्यों? क्योंकि देखो इसमें दोनों तीनों केसेस में एक ना एक बच्ची तो है ही है और एक केस ऐसा भी है जिसमें 2 बच्चे हैं। 2 वाले को एंट्री क्यों दे रहे हो? क्योंकि एटलीस्ट में हम किस तरफ फॉरवर्ड करते हैं? ज़्यादा की तरफ। डन है मेरी बात? एक बात बताओ, ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा? अगेन मेरे ख्याल से यही होगा। क्या आंसर आएगा इसका? 1/4 ही आएगा। चलो अगर फॉर्मूला लगाते हो ई इंटरसेक्शन एफ का तो भैया क्या नहीं, नहीं गलत कर रहे हैं ना। ई स्लैश एफ का तो ऊपर क्या आएगा भैया? ऊपर इंटरसेक्शन आएगा तो इंटरसेक्शन की क्या निकाला आप लोगों ने? 1/4 और नीचे उसका कितना आएगा पीएफ का? 1/3। भैया चांसेस ज़्यादा हैं कि आपके घर में लड़कियाँ ही होगी, टेंशन मत लो, ठीक है? चलो कम ऑन। ये क्वेश्चन पता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक था क्योंकि ये सेम क्वेश्चन आप जाके मिसलेनियस में चेक कर सकते हो अभी। मैं बताऊँ? एक बार मुझे बुक दिखाओ जल्दी से। नहीं भैया कोई बात नहीं, सीरियस मत हो, मत बताओ, है ना? राइट? कह दो। तुम्हें क्या लग रहा है मिसलेनियस मैं कराऊँगा? ये फीस तो आप ही लेते हो ना? मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का होमवर्क है। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का होमवर्क है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कपल हैज़ 2 चिल्ड्रन, ठीक है? खुश होने की जरूरत नहीं क्योंकि वो सिर्फ एक क्वेश्चन है। चलो, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का होमवर्क जाएगा। भैया उतारने का मौका मिल जाएगा अभी आप लोगों को। बाकी आप लोग तो उतार ही दोगे साथ-साथ। आओ, एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा ईज़ी क्वेश्चन है बट ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13, मतलब बड़ा है बस दिखने में। एक काम करेंगे आज है ना यहीं तक रुकेंगे। ये हम भी यही कह रहे थे, है ना?
पर मैं पता है क्या करूँगा इस एक्सरसाइज के बाद ना मैंने सोचा है कि प्रोबेबिलिटी के मैं सारे क्वेश्चन जितने भी कराए हैं ना मैंने, एक-एक बार आपके संग डिस्कस करूँगा। मतलब 2-3 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे शुरू से लेकर, वो हर एक्सरसाइज के साथ करूँगा मैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ, मतलब समझे क्या बोला मैंने अभी? मतलब हर वीडियो के बाद मैं सारे क्वेश्चन आप लोगों के संग डिस्कस कर लूँगा ताकि आपके माइंड में थॉट प्रोसेस आ जाए कैसे करना है। अ इंस्ट्रक्टर has a question bank consisting 300 easy true false question, 200 difficult true false question, 500 easy multiple choice question, 400 difficult multiple choice question। समझ आया क्या क्या है पेपर में? भैया अभी तो तुम्हें पेपर ही समझ नहीं आया, तुम पेपर कैसे लिखोगे? ओके, इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट अ रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन? समझ आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन बवाल है ना? क्वेश्चन नंबर बताओ पहले तुम लोग। इस क्वेश्चन को ना अगर आप इस फॉर्म में नहीं लिख सकते तो आप इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते, याद रखना। मतलब किस फॉर्म में? देखो ऐसे, इजी, डिफिकल्ट, एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स, ऐसी दो क्वेश्चंस हैं। अब एक बात बताओ, ऐसे क्वेश्चन जो इजी हैं और एमसीक्यूज हैं कितने हैं, जरा चलें देखें। अच्छा पहले एक काम करें, ट्रू फॉल्स ऊपर लिखो यार, पता है आप ना कंफ्यूज हो जाओगे, तो ट्रू फॉल्स आप ऊपर ही लिखो, फर्क नहीं पड़ता उसका, बट ठीक है आप लोग कई बार कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। अब सुनो, सबसे पहले क्या करते हैं, 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, तो भैया यहाँ पर क्या कर देता हूँ, सीधा मैं कितना लिख देता हूँ, 300, ठीक है। भैया आगे बताओ, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, भैया 200 यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। आगे बताओ क्या बोला हुआ है, 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और लास्ट में बोला हुआ है 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यही बोले हुए हैं। एक काम करो, टोटल मार लो, ये कितना हो रहा है आपका, ये कितना हो रहा है आपका, ये टोटल मारो कितना हो रहा है, ये कितना हो रहा है 900। अब इधर से टोटल मारो, इधर से मारो, आंसर सेम आना चाहिए 1400। ये क्या बात हुई? अरे नालायकों, मैं जो कर रहा था देखो, अगर मैं पूछूं कि ट्रू फॉल्स क्वेश्चन कितने हैं तो 500 है, अगर मैं पूछूं पूछूं एमसीक्यू क्वेश्चन कितने हैं तो 900 हैं, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया इजी क्वेश्चन कितने आए थे तो 800, डिफिकल्ट कितने आए थे 600, तो भैया एक ही बात है आपकी, डन। अब क्वेश्चन में ये बताओ ई क्या है और एफ क्या है। अच्छा पता है एक बात बोलूं, ये ई और एफ में ना प्लीज यही मत सोचना कि ई स्लैश एफ ही लेना, एक काम करता हूँ तुम लोगों का मैं माइंड से खेल ही लेता हूँ, ए और बी भी लिख सकते हैं हम ना, राइट, ठीक है। अब ए क्या है भैया देखना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। गिवन क्या है बच्चों, गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्लीज यहां पर ध्यान से देखना। चलिए मुझे बताएंगे कि क्या लिखना पड़ेगा मुझे, ए स्लैश बी और बी स्लैश ए, क्यों भैया? जो गिवन होता है वो हमेशा नीचे आता है और जो पूछा जाता है वो हमेशा ऊपर आता है, तो ये आपके ना माइंड भी क्यों करा मैंने, ताकि आप रट ना लो कि ई एफ ही निकालते रह जाओ जिंदगी में, ठीक है। तो वही नहीं करते रहना आपको, आपको ये वाला निकालना पड़ेगा। क्यों? मैं दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि इसमें बी की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है और ए गिवन है। अब एक बात बताओ, एमसीक्यू क्वेश्चन आपको गिवन है तो एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बताओगे कितनी है नालायक को? क्या बात कर रहे हो, 900 डिवाइड बाय 1400। इजी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बताओ, बता दो अभी, तो क्या क्या फर्क पड़ता है। अभी हमने बच्चे का क्वेश्चन करा तो कीर्तन कौन कर रहा है? ऐसा ही कुछ फॉर्मूला चलेगा। अच्छा, पी ए की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 900 बाय 1400, सही लिखा है ना फॉर्मूला मैंने, ये बिल्कुल सही लिखा है। अच्छा बी और ए में क्या आपका, अच्छा एक बात बताऊं, अपने दिमाग में लगा लेना, मैं जिससे पूछूंगा सिर्फ वही बताएगा, ठीक है। भैया बी और ए में मेरे को इंटरसेक्शन चाहिए, अब बी और ए क्या है मुझे भी नहीं पता चल रहा, मैं भी रटूंगा भी तो बताऊंगा आप लोगों का, आप लोग बताएंगे। जिसने कर लिया है वो हाथ ऊपर कर सकता है, मैं फिर उनसे पूछ लूंगा, अब ऐसा नहीं कि कोई भी ना करे फिर मैं रैंडमली पूछना शुरू कर दूंगा। बी और ए के बीच में कॉमन क्या है? अगर मैं स्पष्ट हिंदी भाषा में बोलूं ना, तो ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो एमसीक्यू भी हैं और इजी भी हैं? खत्म कहानी, पूछा था मैंने, वो भी गलत ही है। 300 थोड़ी है, मतलब बताया भी तो गलत ही। ये क्या था भाई, कौन यहाँ अपनी जादुई शक्ति यूज कर रहा है? हाँ तो भैया देखो, यहाँ पर ये जो 500 क्वेश्चन है, मैं आपसे कहूं ये इजी भी हैं और एमसीक्यूज भी हैं, तो यही तो आपका कॉमन पोर्शन होगा। भैया ये जो 500 क्वेश्चन है ये इजी भी हैं और एमसीक्यूज भी हैं, तो एक काम करो आ जाओ जल्दी से, कितने लिखूं बच्चों, 1400। भैया आप ये बेवजह क्यों लिख देते हो, मतलब इन दोनों में से एक बेवजह लिख देता हूँ मैं ये वाला, क्या फर्क पड़ता है,
मेरे को लगता नहीं ज्यादा टाइम लगता। अगर आपको लगता है एग्जाम में छोड़ना है तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देना। वो बस लिखवा देता हूँ ताकि तुम लोगों का दिमाग थोड़ा चलता रहे। ठीक है, कितना हो जाएगा भैया? 5/9 आंसर होगा, राइट? इजी है ना? ठीक है भैया, इसमें पता है क्या डिफिकल्ट था बताऊं? ये लिखने का तरीका, बस ये एनालाइज करना आपको आना चाहिए, बस आपके लिए कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाइए। गिवन दैट टू, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है? मतलब पेपर में नहीं आएगा, बट मैं कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है। गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट। पता नहीं क्या बोला इसने, एक तो मेरी इंग्लिश बड़ी कमजोर होती जा रही है, बताओ क्या बोला है? कौन बता सकता है? हाँ भाई, SOS। गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, क्या मतलब है इसका? ये गिवन है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे समझदार बच्चे चाहिए ना मेरे को, जो यही क्वेश्चन कर लें सारा। मेरी बैंड बज गई है क्लास लेते लेते। नहीं नहीं, छोड़ूंगा नहीं। किसी के मन में भी आ रहा है तो ये पूरा कराऊंगा। ये देखो गिवन क्या है, तो मैं ई को मान ले रहा हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है? ई मैं मान ले रहा हूँ गिवन है। अच्छा, एग्जाम में ना आप स्मार्ट बनने के लिए ई के आगे गिवन लिख लिया करो, ताकि आपके दिमाग में ये रहे कि भैया ई को हमें नीचे की तरफ रखना है, नीचे की तरफ, ठीक है? अच्छा, गिवन है कि भैया टू डिफरेंट अपियरिंग, मतलब सॉरी, टू नंबर्स अपियरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट। यानी कि मैं कहूँ यहाँ पर क्या आ रहा होगा? 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6 आ रहा होगा, राइट? क्या आ रहा होगा यहाँ पर? यही नहीं आ रहा होगा, यही नहीं आ रहा होगा। तो भाई बात सोचो, 36 सैंपल स्पेस है मूरे, पूरे मूरे कह रहा हूँ मैं। 36 सैंपल स्पेस है, तो 36 सैंपल स्पेस में से मैं 6 एलिमिनेट कर रहा हूँ। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। तो भैया ई की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 30/36। ये लिखने का टाइम थोड़ी है अपने पास यार, एग्जाम में 36 सैंपल स्पेस लिखोगे तुम लोग? हाँ भैया, खाली बैठे रहेंगे तो क्या जाता है। एफ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। मतलब जो दोनों आप डाई फेंक रहे हो वो चार, देखो कई बार आप ऐसे समझो, ठीक है? अब गेम जीतने वाले हो, अब 2000 रुपए आपके आने वाले हैं, सिर्फ आपकी जो लास्ट गोटी होती है ना, वो बस तो क्या कहते हैं उसको, मतलब जाने वाली है घर, और उसमें चार चाहिए आपको, मतलब वो तीन दूर है और एक अंदर जाने के लिए चाहिए होते हैं ना, चार चाहिए। अब एक बात बताओ, दो डाई फेंकनी है आपको, चार कैसे मिलेंगे? तो याद देखो, या तो पहली डाई में 1 आ जाए और दूसरी डाई में 3 आ जाए, या फिर 2 2 आ जाए, या फिर 3 1 आ जाए, या फिर 4 0 आ जाए। क्यों भैया 4 0 कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता ना, तो भैया तीन हो गए भैया, पक्की बात है। अब एक बात बताओ, ई इंटरसेक्शन एफ की मैं बात करूं, तो ई और एफ में कॉमन क्या क्या आ रहा होगा? सोच के बताना, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं कहूं कि भैया 1 3 कॉमन आ रहा होगा और 3 1 कॉमन आ रहा होगा। भैया ये क्यों नहीं कॉमन आ रहा? नाले को यही तो एलिमिनेट करा है तुम लोगों ने कि भैया सेम टाइप्स नहीं आनी चाहिए, सेम नंबर नहीं आने चाहिए, तो ये दो कॉमन आ रहा है। अभी एक बात बताओ, अब मैंने आपको एक बात बताता हूँ, तो मैं क्या एक्स्ट्रा लिख देता हूँ, मैं ये लिख देता हूँ एक्स्ट्रा। अब 3/36, अब इसमें क्या घंटा लग गया क्या? घंटा मिनट घंटा थोड़ी लग गया यहाँ पर, ठीक है? 1 सेकंड लग गया, लग गया। अब यहाँ पर इसको देखो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो एक बात बताओ, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर? भैया अब याद रखना कि प्लीज ये ई एफ का रट्टा मत लगाओ, एग्जामिनर को कोई रट्टा नहीं पसंद। और एक बात बोलूं, बेस थ्योरम में रट्टा सारा चला जाएगा आप लोगों का। बेस थ्योरम जब करोगे तो सारा रट्टा तुम लोग चले जाओगे, रट्टा क्या चाहिए, तुम लोग चले जाओगे कहीं, ठीक है? तो अगर इसलिए रट्टा मत लगाना उसमें। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? एफ इंटरसेक्शन ई डिवाइड बाय पीई। तो भैया कितना होगा जरा बताएंगे आंसर? नहीं भैया, ऊपर कितना, अरे एक मिनट, जगह कम है, इधर इधर आ जाओ। स्टिकर आ रहा है, स्टिकर को फाड़ दूंगा मैं कल, ठीक है? अच्छा, ऊपर क्या आ गया? 2/36। अब तो नहीं आ रहा ना, ठीक है? ऊपर आ गया 2/36, नीचे कितना आ जाएगा भैया? 30/36। आंसर चेक करना, 1/15 आंसर है। गंदा आंसर है, तो ठीक है, आंसर तो आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले इसका आंसर चेक करो, फिर इसके एक एक चीजों को समझो और तब उतारना आप इसको, कम ऑन। और सोचो अब ये गलत निकल जाए, क्या बात कर रहे हो? 14 का 15 है, जीरो क्यों आ रहा है? अच्छा ठीक है, वही तो मैं कहूँ, मेरे को भी डरा रहे हो, और मैं वही कहने वाला था कि सोचो अभी गलत आ जाए, और गलत ही बता रहे हो तुम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ओके, 15 का जीरो है, आंसर चेप के बता रहे हो तुम लोग। चलो 15 अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, अच्छा है। कंसीडर द, ये हटा दो, ये वाला ये उतारना है आप लोगों को, ये वाला पक्का। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। अब इसको पढ़ना अच्छे से, ठीक है? ये जिसको नहीं समझ में आएगा ना, मतलब वो बेवकूफ है, समझ लो, आप देख लेना, ठीक है? कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, इफ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप थ्रो द डाई अगेन, इफ एनी अदर नंबर कम्स टॉस अ कॉइन। ठीक है, तुम लोगों ने इंग्लिश मीडियम लिए कुछ सोच के लिया होगा, है ना?
अरे भैया, हमारी इंडियन सोसाइटी में सोचने का मौका थोड़ी मिलता है। मम्मी पापा ने दिला दी। चलो अब यहाँ से यहाँ क्वेश्चन शुरू हो चुका है। देखो एक बात बताओ, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब डाई में क्या होगा? 3 और 6, क्योंकि भैया वही मल्टीपल है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। आप डाई फेंक रहे हो। इफ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, यानी कि 3 और 6 आ गया, तो आप क्या करोगे? थ्रो द डाई अगेन। आप क्या करोगे? डाई को फिर से फेंक दोगे। तो अगर मान लो 3 आया तो आप डाई को फिर से फेंकोगे तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। भैया 6 आ गया तो भी आप डाई फेंकोगे, कुछ भी आ सकता है। एक बात बताओ भैया, इफ एनी अदर नंबर कम्स, टॉस अ कॉइन। भैया अगर आपका कोई और नंबर आ गया, यानी कि 1 2 4 5 आया, तो आप क्या करोगे? कॉइन टॉस करोगे और हेड और टेल आ जाएगा। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एक बात बोलूं, बाद में करूं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसको पहले लिखने का तरीका सीखो। इसका सैंपल स्पेस कैसे लिखोगे आप लोग? वन हेड वन टेल। एक काम करूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर स्पेस है। वन हेड, टू हेड, फोर हेड, फाइव हेड, और फिर यहाँ पर लिखूं मैं वन टेल, टू टेल, थ्री नहीं है नालायको, फोर टेल नहीं, वो उधर आएगा ना, फाइव टेल। भैया देखो थ्री के संग तो ये सब आएंगे, थ्री वन, थ्री टू, थ्री सिक्स, सही है। सिक्स वन, सिक्स सिक्स। भैया आप ऐसा गोते लगा सकते हो आप, ठीक है, आप मतलब ये थोड़ा कूद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सिक्स सिक्स। अब यहाँ पर बात सुनना ध्यान से। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट कॉइन शोज अ टेल गिवन दैट एटलीस्ट वन डाई शोन अ थ्री। दोबारा से ये देखो, एक बात बताना, क्या शो करना है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन क्या है? पहले एक बात बताओ, गिवन क्या है? चलो गिवन वाले को मान लेते हैं ई, और एफ पकड़ लेंगे इसको, ठीक है, कोई बात नहीं, किसी को भी मान लो। एफ को गिवन मान लेते हैं, ठीक है। एक बात बताओ, गिवन क्या है? दैट एटलीस्ट वन डाई शोज अ थ्री। तो भैया एक बात बताना, यहाँ क्या क्या आएगा? मेरे हिसाब से थ्री वन, थ्री टू, स्लैश स्लैश करते थ्री थ्री वाला आएगा। थ्री थ्री वाला आएगा, ये बताओ पहले मुझे। थ्री वन थ्री टू तो आ गया, क्या यहाँ थ्री थ्री वाला आएगा? या पक्की बात आएगा, क्योंकि एटलीस्ट बोला तो आएगा। अच्छा, ऐसे करते करते कहाँ तक पहुंचोगे? थ्री सिक्स तक। एक और बात बताना, कौन सा आएगा? सिक्स थ्री। भैया सिक्स थ्री आएगा, क्योंकि सिक्स वन भी नहीं आएगा, सिक्स टू भी नहीं आएगा, सिक्स थ्री आएगा, सिक्स फोर भी नहीं आएगा, सिक्स फाइव भी नहीं आएगा, सिक्स सिक्स भी नहीं आएगा। सिक्स फोर, सिक्स फाइव, सिक्स सिक्स, सिक्स वन, सिक्स टू इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि उसमें दोनों डाई में किसी में भी थ्री शो नहीं हो रहा है, राइट? ये मेरी बात आपको क्लियर है? भैया मैं थ्री थ्री क्यों लिया है? क्योंकि एटलीस्ट में दो बार आ सकता है, ठीक है। भैया ई इवेंट बताना कौन सा है? ई वाला। ई क्या है भैया? एटलीस्ट द कॉइन शोज अ टेल। तो टेल कहाँ शो हो रहा है बताना जरा। वन टू, टू टी, गाली जैसा लग रहा है यार, थ्री टी, फोर टी, ठीक है, यहाँ तक ठीक। अरे थ्री किसने लिखा है? कौन है भैया? हाँ 5T लिखा था, वो तुमने वो 3 लिख गया, कोई बात नहीं, होता है। 1T 2T 5T 4T, ठीक है ठीक है। अच्छा सुनो, एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है, किसी के बीच में भी निकाल लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें ए इंटरसेक्शन है, बताना क्या आ रहा है? जो जो जीरो बोल रहा है ना, चाटा लगा दो अपने गाल पे, कस जीरो ही बोला है आपने, मैं सुन लिया मैंने। भैया याद रखना, कभी भी ना ई इंटरसेक्शन एफ जीरो नहीं होता, नल सेट होता है। भैया उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। 11th में पढ़ लिए होते ना, तो आज कहाँ होते तुम लोग। भैया देखो, कभी भी अगर दो सेट आपस में कॉमन नहीं है, बिल्कुल भैया कहते हैं ना, बिल्कुल म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वर्ड यूज नहीं करूंगा क्योंकि अगले एक्सरसाइज में यूज करनी है, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। सुनो, मतलब दो सेट बिल्कुल अलग है, मतलब एक सेट में बोल रहा हूँ वन टू थ्री है और दूसरा सेट है फोर फाइव सिक्स, तो इन दोनों के बीच में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो यू कैन नॉट राइट कि जीरो है, क्योंकि जीरो एक डिजिट है। जीरो एक डिजिट है, आपको क्या लिखना है? नल सेट है। क्या लिखना है? नल सेट। नल सेट का दूसरा नाम एम्प्टी सेट है, खाली सेट है वो, बिल्कुल। भैया इसकी प्रोबेबिलिटी होती है, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है जीरो। तो भैया आंसर मैं बताऊं तो इसका आंसर जीरो ही आना है फॉर श्योर। यही इसका एक रीजन है जिसको इसका आंसर जीरो आता है, क्योंकि ई और एफ के सेट के बीच में कुछ भी कॉमन है ही नहीं। तो जब कॉमन है ही नहीं, मैंने कहा था ना कि डिपेंडेंट होने चाहिए, थोड़े से आपस में डिपेंडेंट होने चाहिए। तो अगर डिपेंडेंट है ही नहीं तो भैया आंसर जीरो ही आना है इनका। भैया दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। मैं आपसे कहूं, मान लो कि अगर ए सेट है, मैं कह रहा हूँ ए सेट है मेरा वन टू थ्री, और बी सेट है मेरा लेट से फोर फाइव सिक्स, तो आप ये नहीं बोल सकते बेटा कि ए इंटरसेक्शन बी के बीच में जीरो कॉमन है। आपको ये बोलना पड़ेगा कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मींस नल सेट कॉमन है, नल सेट। और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो प्रोबेबिलिटी जीरो होगी। प्रोबेबिलिटी जीरो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो नल नहीं हो सकती ना। प्रोबेबिलिटी तो नल नहीं हो सकती। क्या हुआ, डाउट है कुछ? हाँ तो एक्सपेरिमेंट कर रहा है ना।
इसीलिए इसका ना कुछ बुक में आंसर बहुत अलग है। मैं दिखाऊँगा आप लोगों को। कुछ बुक में ना इसका आंसर कुछ 1/6 की पावर n करके दे रखा है, बट इसका आंसर 0 ही आना चाहिए। वो एक्सपेरिमेंट करता रहे, वो एक्सपेरिमेंट करता रहे, कभी भी नहीं होगा। मतलब वो एक समझ लो कि वो एक ऐसा गधा है जो करता रहेगा लाइफ लॉन्ग, पर कभी मैच नहीं हो सकता। क्योंकि अगर 3 और 6 और टेल कभी साथ में नहीं आएगा, क्योंकि 3 6 के संग उसके उसको क्या उछालना है, हमेशा डाई उछालना है, और जब भी 1 2 4 और 5 आएगा, तब वो उछालेगा उसको, क्या कहते हैं, कॉइन को। तो बस वो सिंपल है, वो एक्सपेरिमेंट करता रहेगा, कोई बात नहीं, वाहियात सा क्वेश्चन था, हमने कर लिया। डन है? कम ऑन, इसको उतारना है? मुझे लगता है इसको आपको उतारना चाहिए, क्योंकि आगे जाके आप इसको भूल जाओगे, ठीक है? एक काम करना ना, उतार लेना अभी। नहीं, मैं एक चीज़ सोच रहा था। हाँ, आप उतार लेना अभी इसको, ठीक है? उतार दो। ये वाला तो मैं दिखा दूँ। क्वेश्चन नंबर 16 और 17, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बाबा। इसके ना ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? एक काम करो, यहीं पर साथ-साथ कर लेना इसको। भैया पीई आपको बोला हुआ है 1/2, पीवी बोला हुआ है आपको 0, करके आ जाना ये घर से, ठीक है? क्या होगा इसका आंसर? कौन बोला 0? नॉट डिफाइंड। 0? नॉट डिफाइंड। भैया किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी तो नॉट डिफाइंड हो ही नहीं सकती। अच्छा, सूरज चाँद से मिल जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? ये सिंपल है, इसकी प्रोबेबिलिटी नॉट डिफाइंड होगी ना। क्या होगी? हाँ, तो भैया इम्पॉसिबल यानी कि नॉट डिफाइंड, क्योंकि देखो ऊपर आप लिखोगे ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे लिखोगे आप वही पीवी, ठीक है? और पीवी की वैल्यू 0, तो अनडिफाइंड आएगा इसका आंसर, यानी कि नॉट डिफाइंड, ठीक है? भैया इस वाले का 17 क्वेश्चन नंबर देखो। आप ऐसा कब कह सकते हो कि ए और बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू बी और ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है? बताओ ना जरा। जब इंटरसेक्शन सेम हो, चलो ये काम करो, फॉर्मूला, इंटरसेक्शन सेम ही होता है, ये मैंने उस दिन भी बताया था। ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। जो आपके और मेरे बीच में कॉमन है, वही मेरे और आपके बीच में भी कॉमन है। भाई बिल्कुल सही है, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और वो मैं प्रूफ करके भी दिखा देता हूँ, देखो। आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे, ए इंटरसेक्शन बी, नीचे क्या रखोगे भैया? पी बी। यहाँ पर क्या करोगे? ए इंटरसेक्शन बी, नीचे क्या रखोगे यार? भैया अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, दैट्स ऑल। थैंक यू बेटा, डी ऑप्शन है, लो बेटा, ये लो, यही वाला डी है, कोई और डी ना? चलो तुम लोगों ने बता दिया, कम ऑन। एक काम करिए, इन दोनों क्वेश्चन को पहले तो यहाँ से उतारिए, जल्दी से इसके हिंट उतारिए, 16 और 17 को। मैं आपको नोट कराता हूँ, आपको क्या क्या नोट करना है। जो आपका पेंडिंग रहेगा, मुझे याद है, आप करो, कम ऑन। देर से आज मेरा मन था, बट आज मैं थोड़ा ना एग्जॉस्टिव फील कर रहा हूँ, सो मुझे लगता है कि वो एफिशिएंसी शायद ना आए मेरी तरफ से, इसलिए मैं आज कट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 और 17। भैया आपने तो कट कर दिया, आप सोचो कि हमारा डेली क्या हाल होता होगा। आपकी आधे घंटे की क्लास के बाद हम एग्जॉस्टिव फील करने लगते हैं, तो क्या हम भी छोड़ के चले जाएं? बेटा मेरे पास ऑप्शन है, तुम्हारे पास नहीं है। तो हमारे टीचर ने हमें बहुत पकाया है, अब मेरी बारी। मैं टीचर इसलिए तो बना बेटा, मैं तुम्हें पका सकता हूँ। तुम यकीन नहीं मानोगे, जो मेरे टाइम पे टीचर थे ना, पूरा क्लासरूम भरा भरा रहता था, वो टीचर पीछे भी नहीं देखता था। मैं तो फिर भी तुम ही लोगों को देखता रहता हूँ, और जब मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता हूँ तो भी पीछे देखता हूँ। मेरा टीचर तो पीछे भी नहीं देखता था, लगा रहता था अपना ही करने में। कई बार तो हम कहते थे हम कौन सी क्लास में बैठे हैं, बट ऐसा नहीं है, अच्छा पढ़ाया था उन लोगों ने। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि खराब पढ़ाया था, बहुत अच्छा पढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 16 17 हो गया ये वाला? हो गया था? तो बाबू बोलना है ना मुंह से, मेरे को ऐसे कैसे पता चलेगा तुम्हारे दिल की बात? जब तक तुम उसको नहीं बताओगे, वो कैसे बोलेगी हाँ या ना? तो बताओ उसको कि तुम्हें नहीं आता कुछ भी। हो गया क्वेश्चन नंबर 16 17? मेरे को लगा नहीं आएगा, आ गया। चलो कम ऑन, ये वाला नोट करो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? कौन सा है गधो? 15। भैया आप लगे रहे हैं, जो मैं मिटा रहा हूँ आपके काम का नहीं है।
हो गया ये वाला? ओके। तो बच्चों ये प्लीज़ मुझे लगता है कई गधे इसको क्या करेंगे ऊपर ही लिख लेंगे, पहले ये उतारना उसके बाद लिखना। और यार मैं सब समझ चुके होंगे कि कौन गधा है, कौन नहीं, ठीक है? तुम उतारते समय इतना वो हो जाते हो ना भावुक, ये पहले ये उतारना है फिर उसके बाद ये उतारना है, वो मैंने समझाने के लिए ऊपर लिख दिया था। ये पहले बताना चाहिए था ना और पहले ही बताया था तुम लोगों को। नंदनी ने वहीं उतारा था ना? उतारा ही नहीं था। हो गया ये वाला? हो गया सबका? बताऊँ? चलिए, अब एक बात बताइए, वहाँ भी कुछ पेंडिंग रह गया था शायद आप लोगों का? स्लाइड पे आ जाइए। कौन-कौन सा क्वेश्चन? 12th ये वाला, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 हो गया यहाँ तक नोट? ये है नीचे का पोर्शन। अच्छा ये पॉइंट सेकंड डाल लेना, ये जो एफ वाला है ना इसके आगे सेकंड डाल लेना, ये है उसका दूसरा पार्ट है। एटलीस्ट वन इसका अच्छे से करना, मिसलेनियस का वो क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझा तो मिसलेनियस का सेकंड क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएगा। हो गया ये वाला सबका? क्वेश्चन नंबर 13 उतार लो। ये हो गया ना सबका? क्वेश्चन नंबर 12? अच्छा। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।